हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम घटना चक्र की जीएस पॉइंटर देख रहे थे। इसमें हमने जो भारत का भूगोल स्टार्ट किया था उसके 2 वीडियो आ चुके थे। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज जो भारत का भूगोल है ये तीसरा वीडियो है और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाए। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी जो हमारी बची हुई है वो कंप्लीट हो जाए। ये जो जीके रहेगी ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें भी जीके आती है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार पीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में यहाँ तक कवर कर चुके थे। अब हमें प्राकृतिक वनस्पति से स्टार्ट करना था। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। भोजपत्र ये वृक्ष मिलता है, कहाँ मिलता है? भोजपत्र वाला वृक्ष हिमालय में मिलता है। कत्था बनाने हेतु जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो कौन है? खैर लकड़ी। वन जो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो कौन से वन है वो? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है जो भारत के बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागौन तथा साल उत्पाद है, किसका है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, इनका उत्पाद है। ठीक है। पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से हैं? महुआ है, सागौन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। जो पश्चिमी हिमालय संसाधन है, प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? वन। ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा संसाधन क्या है? वन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष बाहुल्य है, वह कौन है? देवदार। ठीक है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में से वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं मिलता। तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं मिलता है, ध्यान रखना। जंगल की आज किसे कहा जाता है? ब्यूटिया ब्यूटिया मोनास्पर्मा को। ये वृक्ष है, ये किसे जंगल की आग कहा जाता है। इसका लोकप्रिय नाम क्या है जो आमतौर पर चलता है? पलास। ठीक है, तो ये पलास का अंग्रेजी नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और इसे कहते हैं जंगल की आग। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कक्ष वनस्पति कहाँ है? सुंदरवन एरिया में मिलती है। और पतझड़ वन कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। अब हम आगे देखते हैं। भारत में सागौन वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ है सर्वाधिक सागौन वन? मध्य प्रदेश में। कटहल, गूलर, आर्किड और फर्न में से वह पौधा जिसमें फूल नहीं होता, तो फर्न में फूल नहीं होता है। ठीक है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। ठीक है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जो पूर्वी हिमालय है ये भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा निकट है। इस कारण ये विशेषताएं इधर पर पाई जाती हैं। आगे है एंटीलोपा, ऑरेक्स और चीरू के बीच अंतर क्या है? जो ऑरेक्स है ये गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं। सागौन कहाँ मिलता है मैक्सिमम? मध्य प्रदेश में मिलता है, तो ठीक है ये मध्य भारत हो गया। देवदार कहाँ मिलता है? हिमालय के उच्च प्रदेश में। सुंदरी कहाँ मिलता है? सुंदरवन में। सिनकोना मिलता है हिमालय की तराई में। सुंदरी का वृक्ष है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? जिसे सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है उसका। ठीक है, सुंदरी वृक्ष के पाए जाने के कारण तो ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन ये हिमालयी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उनमें। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सह्याद्री में। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिमी घाट में है ये। आगे देखते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। देवदार, चीड़, साल, सागौन में से वह वृक्ष जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो जो वन दिए गए हैं इनमें देवदार है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में से वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में है। तो मध्य प्रदेश के वन हैं वो कैसे हैं? अर्ध उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है, क्या है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, क्या है? खेजड़ी। ठीक है, इस सामाजिक जो वन है उसके अंतर्गत आता है, राजस्थान में पाया जाता है। लीसा प्राप्त होता है, किससे लीसा प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। कक्ष वनस्पति देखते हो राज्य, तो अचरा रत्नागिरी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। कुंडापुर कर्नाटक में।
पिचवरम कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। और वेम्बनाड कहाँ मिलती है? केरल में। आगे देखते हैं, केरल की कक्ष वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? वेम्बनाड और कुन्नूर में। असम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम और केरल में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में से जिस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है तो वो कौन है? मध्य प्रदेश। खैर वृक्ष है, कैसा है खैर वृक्ष? एक उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है, ठीक है। कौन से वन? उपोष्ण कटिबंधीय वन। और सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरवन वन है, कहाँ पाए जाते हैं? तटीय या ज्वारीय के क्षेत्र में, ठीक है। जो ज्वारीय क्षेत्र हैं उन्हें उन वहाँ पे ही सुंदरवन जो पाए जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे। बांस, सागौन, महुआ, साल के वृक्षों में से सीता नदी क्षेत्र में जिस वृक्ष की बहुलता है वह कौन सा है? साल, ठीक है, साल वृक्ष है जो सीता नदी क्षेत्र में बहुल मात्रा में पाया जाता है। अब अभी कथन देखते हैं, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? हिमालय के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो देखो, दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो है उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और जो कथन दिया गया है गलत है, लेकिन कारण वो जो दिया गया है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम सिंचाई एवं नहरें। देखो, तो कृषि, घरेलू, खनन और औद्योगिक क्षेत्र में से जल का उपयोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में, ठीक है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? है यमुना बेसिन से, ठीक है। जो चंबल नहर है ये यमुना बेसिन से संबंधित है। घाट प्रवाह नहर कहाँ है? कर्नाटक में। उकाई नहर गुजरात में। नीरा नहर महाराष्ट्र में है। जवाई परियोजना कहाँ है? राजस्थान में। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहरों का विकास कम हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ये दोनों कारण हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या है? सिंचाई के प्रमुख साधन तालाब है, नहरें वगैरह नहीं हैं। तो इसकी व्याख्या भी हो रही है। भारत के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नलकूप। तो सबसे ज़्यादा जो देश में सिंचाई होती है वो नलकूप के माध्यम से होती है। आगे देखते हैं हम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन है? तो जो कृषि संगणना 2015-16 में हुई थी उसके हिसाब से क्या है? पंजाब। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो जो इरिगेशन है उससे, तो जो पोषक हानि है उसको कम किया जा सकता है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम करने से भी रोका जा सकता है। तो दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसको? पीडब्ल्यूपी सिंचाई को, ठीक है। ये जीवन रक्षक सिंचाई भी इसको कहते हैं। वह राज्य भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है 2020 तक के हिसाब से, कैसा? उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर असम है। पट्टी सीमा परियोजना कहाँ है? ये कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से बनी है। कौन सी? पट्टी सीमा परियोजना, तो ये ध्यान रखना। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? दिनेशा जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? लघु एवं बृहद परियोजनाएं जो चल रही हैं उससे सिंचाई का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है कितनी है? 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। और सारण सिंचाई परियोजना कहाँ है? गंडक नदी पर बनी है, बिहार में, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है कहाँ से? इंदिरा गांधी का जो उद्गम स्थल है इंदिरा गांधी नहर का, कहाँ से होती है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज जिन नदियों के संगम पर बना है वह नदी कौन सी है? ब्यास और सतलज, ठीक है। हरिके बैराज कहाँ कहाँ बना है? ब्यास और सतलज के संगम पर। इसका निर्माण 1958 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसका उद्गम है तो सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज में है, उद्गम है इसका इंदिरा गांधी नहर का, ये देख चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे? ब्यास नदी से, रावी नदी से और सतलज नदी से। ब्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है कौन? तो इंदिरा गांधी नहर इसका जल का भी उपयोग करती है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर कौन है? गंगा नहर, ठीक है।
गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था? 1927 में। आगे देखते हैं, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं, क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भूमि प्रबंधन का सुधार करना। तो ये सभी इसके लक्ष्य हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है, कहाँ है? तो निचली गंगा नहर है ये नरौरा, उत्तर जो बुंदेलखंड में है, उत्तर बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश में। ये गंगा नदी पर निकलती है, ठीक है, गंगा नदी से। हरियाली एक नई योजना है, जिस किससे संबंधित है? ये जल ग्रहण से संबंधित है, विकास योजना है और वृक्षारोपण से भी संबंधित है। तो ये ध्यान रखना, हरियाली है, ये जल ग्रहण क्षेत्र से, संग्रहण क्षेत्र से संबंधित है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ क्या हैं? मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल का संग्रहण, भौम जल स्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन। तो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के ये सभी लाभ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। वर्षा पूरक क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ठीक है, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है कृषि मंत्रालय का? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। और साथ में कौन इसमें विभाग संलग्न है? कृषि एवं सहकारिता विभाग, जिसका नाम क्या हो गया है अब? कृषि किसान कल्याण विभाग। तो ये दोनों मिलकर चला रहे हैं। अब देखो, जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है और मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये हमने देखा है ऊपर, ये जो मंत्रालय दिए थे और ये विभाग दिए गए थे, ठीक है। तो ये विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बंकिम बकिंघम नहर स्थित है, कहाँ है? कोरोमंडल तट पर। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर और पूर्वी नहर में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है किससे? त्रिवेणी नहर से। ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ क्या हैं? खरपतवार में कमी होती है, मृदा अपरदन में कमी आती है, जल की बचत होती है, ऊर्जा एवं श्रम की बचत भी होती है। तो ये सभी ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं। अब हमें देखना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। पहली है, देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और तमिल राजस्थान है, ठीक है। तो चार राज्यों से, चार राज्य इसमें लाभान्वित हैं, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, कहाँ पर? गुजरात में। सर्वाधिक लाभ किससे होगा? मध्य प्रदेश को। और सरदार सरोवर परियोजना है, इसके विरोध में कौन था? मेधा पाटेकर, ठीक है। बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा और बाण सागर बांधों में से वह है जो नर्मदा नदी पर नहीं बना है। तो बाण सागर किस पे बना है? सोन नदी पर, ठीक है। बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर ये किस पे बने हैं? नर्मदा नदी पर, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है। तो ये इंदिरा सागर जलाशय था, उसमें हरसूद कस्बा डूब क्षेत्र में आया था, ठीक है। ओमकारेश्वर परियोजना संबंधित है किससे? नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा हुआ कौन है? सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ये किस किस पे बनाया जा रहा है? सतलज नदी पे बनाया जा रहा है, ठीक है, भाखड़ा नांगल। मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीबासर और शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन है? शिव समुद्रम, ठीक है, ये कावेरी नदी पर बना है। और ये कहाँ है? कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों में है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, ठीक है। इन चारों में जो कावेरी नदी से संबंधित विवाद है वो है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में से जिस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है वो कौन है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। हीराकुंड बांध बनाया गया है किस पे? महानदी पर। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है वो कौन है? चंबल घाटी परियोजना, ठीक है, एवं मयूराक्षी परियोजना, ये दो हैं जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो ऑप्शन इसमें हैं उसके हिसाब से दो हैं। चंबल घाटी परियोजना संबंधित है तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों जो सागर बने हुए हैं, ठीक है, ये चंबल घाटी से संबंधित हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया गया है। तो टिहरी बांध ध्यान रखना कहाँ है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर, भागीरथी और भिलंगना के संगम से थोड़ा आगे बना है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, ठीक है। तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर, ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाई गई है। मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं किस पे? बराकर नदी पर बनाए गए हैं, झारखंड में।
दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुःख की नदी मानी जाती थी। ठीक है, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा है। तो देखो पहले क्या था कि जो दामोदर घाटी में जब ये परियोजना नहीं चली थी तो उसमें भयंकर बाढ़ आती थी और पश्चिम बंगाल का जो एरिया था उस बहुत डूब क्षेत्र में आता था, तो इसके कारण पश्चिम बंगाल को इसको दुःख की नदी, शोक की नदी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन जब से दामोदर नदी घाटी परियोजना बन गई है तो क्या होता है कि ऊपरी भाग में तो तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, तो दोनों कथन इसके सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दामोदर नदी घाटी जो विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी कौन सी? दामोदर घाटी। तवा परियोजना किस नदी पर बनी है? तवा नदी पे, ये ध्यान रखना। तो देख इधर ये भी ध्यान रखना अच्छे से कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, हीराकुंड कहाँ पे है? ये हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या है? देखो भाखड़ा बांगल में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। जैसे क्या था कि सतलज नदी पे जो भाखड़ा नांगल बांध बना था, इसमें क्या होता था कि जो वहाँ से नदियों के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती थी, तो ये जो इसकी बांध की थी इसकी ऊंचाई कम हो रही थी, लगातार गाद जम रही थी, उसके लिए हिमाचल प्रदेश बांध अब बनाया जा रहा है। उसके पहले ही बनाया जाएगा सतलज नदी पर। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो वो कौन है? चूका बांध परियोजना है जिसको भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। देखो भाखड़ा नांगल किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे। हीराकुंड महानदी पे। इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। ठीक है, और पोचमपाद किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। और जायकवाड़ी ये गोदावरी नदी पे है महाराष्ट्र में। टेहरी भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में। तो ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है कौन सी? तेलुगु गंगा परियोजना है। ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मदुरै, मद्रास, बंगलुरु एवं तिरुचिरापल्ली में से वह शहर जैसे तेलुगु पर गंगा परियोजना से पेयजल की प्रदान किया जाता है, तो वो कौन है? चेन्नई शहर है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कावेरी नदी पर बांध बना है मेट्टूर बांध। ठीक है, कृष्णा नदी पर बना है अलमट्टी बांध। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर। चंबल नदी पे गांधी सागर। बेतवा नदी पे माता टीला। ताप्ती नदी पे बना है काकरा पार। तो ये ध्यान रखना। मेट्टूर बांध कहाँ बना है? तमिलनाडु में। मयूराक्षी बांध कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड से। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सीमा पर बना है। और हीराकुंड बना है उड़ीसा राज्य में। आगे देखते हैं। मिदनापुर नहर ये कहाँ है? ये कंसावती नदी पे बना है। ठीक है, तवा परियोजना तवा नदी पे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे बनी है। खड़क वासला परियोजना ये मूथा नदी पे बनी है। ठीक है, अम्बु मूथा मौस ये तीनों नदियाँ उसी के संगम पर बनी हैं। ठीक है, मेन कौन नदी कौन सी है? मूथा नदी। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी है? अंडमान एवं निकोबार में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है कौन है? सिद्रापोंग या सिद्राबाग। ठीक है, सिद्रापोंग जिसका नाम ज़्यादा मिलता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? दार्जिलिंग में। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में और सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग। फरक्का कहाँ है बांध? ये पश्चिम बंगाल में है। घाट प्रभा कर्नाटक में। हीराकुंड उड़ीसा में। काकरापार गुजरात में। रेहंद जलाशय उत्तर प्रदेश में है। उकाई कहाँ है? गुजरात में। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोविंद सागर झील किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। कोलेर झील कहाँ है? कृष्णा एवं गोदावरी जो दोआब क्षेत्र है उसमें। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पे। और बूलर झील कहाँ है? झेलम नदी में। ठीक है, कालागढ़ बांध बना हुआ है कहाँ बना है? रामगंगा नदी पर। तवा परियोजना ये होशंगाबाद से संबंधित है। ठीक है, तवा परियोजना अब जैसे होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। पोंग बांध बनाया गया है कहाँ? ब्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कहाँ हुआ है? कोठारी नदी राजस्थान में। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया है, भारत द्वारा जिस नदी पर बना है?
तो वो चेनाब नदी पर बना है बगलियार बांध। ठीक है, पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो चेनाब नदी पे है। बगलियार पनविद्युत परियोजना जो हाल में चर्चा में रही, कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात से संबंधित है, गिरना महाराष्ट्र से है, और पांबा कहाँ से है? केरल से। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। महाकाली संधि जिन देशों के मध्य है वह कौन है? नेपाल और भारत है। ठीक है, महाकाली संधि। कलपक्कम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। राणा प्रताप सागर राजस्थान से। नरौरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तारापुर है महाराष्ट्र से। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ है? गुजरात में। वह राज्य जिसमें बेरा सोइल जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश राज्य। कौन सी है? बेरा सोइल जल विद्युत परियोजना। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में से वह राज्य जहाँ तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है वो कौन है? सिक्किम। ठीक है, आगे देखते हैं। रेहंद परियोजना कहाँ है? रेहंद नदी नदी पर। ठीक है, ये सोन की सहायक है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये बेतवा नदी पर बनी हुई है। रामगंगा परियोजना कहाँ है? ये रामगंगा नदी पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ किस नदी पर बनी है? बेतवा नदी पे। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन ये किस नदी पर बना है? चेनाब नदी पर। आगे देखते हैं। भद्रा जलाशय कहाँ पे है? कर्नाटक में। भवानी सागर तमिलनाडु में। गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड में से वह राज्य जहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो है, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रेहंद जलाशय का ही नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गंडक परियोजना संबंधित है किससे है? बिहार और उत्तर प्रदेश से। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित है किसाऊ बांध है। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? ये मुख्यतः उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। इसके अलावा और कौन से लाभान्वित राज्य हैं? तो दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नदी घाटी परियोजना को देखते हैं। पंचेट हिल बांध ये कहाँ है? दामोदर नदी पे। राणा प्रताप सागर कहाँ है? चंबल नदी पर। आगे देखते हैं। भवानी सागर, शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नांगल में से वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है, तो शिव समुद्र है, इस सिंचाई के लिए नहीं है। अति विवादित विवादित भवली प्रोजेक्ट अवस्थित है कहाँ है? महाराष्ट्र में। मलमपूझा बांध अवस्थित है कहाँ है? मलमपूझा बांध ये मलमपूझा नदी पे है। ठीक है, भारत में कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है किसमें? सतलज नदी पे। चेरुथानी बांध है कहाँ है? पेरुआर नदी पे। ठीक है, पेरियार नदी पे है चेरुथानी बांध। ठीक है, रेहंद बांध है इस सोन नदी की सहायक नदी पर बना है। ठीक है, उसका नाम भी क्या है? रेहंद। ठीक है, रेहंद नदी पर रेहंद बना है, रेहंद बांध बना है और इस सोन नदी की सहायक है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर बना है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। जवाहर सागर कहाँ बना है? राजस्थान में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में एक बना है कृष्णा नदी पे। ठीक है, ये वो कृष्णा आप याद करने के लिए इसको वैसे कर सकते हैं। कृष्णा नदी पे बना है नागार्जुन सागर, वो कृष्ण वाली जो आपने कृष्णा सीरियल में देखी होगी, जिसमें वो नदी में जाते हैं और बॉल और लेने के लिए फिर वहाँ पे एक जो नाग है उसका वध करते हैं। शिव समुद्रम एक कर्नाटक नदी पे है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव जिस नदी पर बनाने के लिए रखी थी वो कौन है? उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, कौन सा बांध बनाया जाएगा? मंडल बांध। अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में से समानता है किसकी? जल भंडार, यहाँ के जल भंडार वो हैं एक समान है। आगे देखते हैं। जो महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण है ये 3 राज्यों से संबंधित है। गोदावरी जल विवाद 5 से संबंधित था, वर्तमान में 7 से संबंधित है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण ये 4 राज्यों से संबंधित है और महानदी जल विवादकरण 2 राज्यों से संबंधित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में से निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटता क्रम। ठीक है, तो बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटता क्रम सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, तेलंगाना, फिर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है खनिज संसाधन। तो पहले देखेंगे हम शैल तंत्र।
भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? धारवाड़ तंत्र। वह सेल समूह जो भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो धारवाड़ जो समूह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। विंध्य सेलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं। किसके? विंध्य सेल हैं। जो विंध्य सेल हैं उनमें चूना पत्थर अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार कौन है? तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र हैं, ये सबसे ज़्यादा खनिज क्षेत्र में संपन्न है। ठीक है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में से वह राज्य जिसमें खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है। तो वो कौन है इन राज्यों में? कर्नाटक। गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला उत्पादित करता है। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना समूह में ही मिलता है। अधिकांश लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल में मिलते हैं। तो दोनों कथन इसके बिल्कुल सही है, लेकिन अब जब दोनों अलग अलग दिए गए हैं तो व्याख्या तो सही नहीं होगा, है ना, लेकिन कथन इसके दोनों सही हैं। खनिज पदार्थों का भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ का भंडारण है वो कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार में। आगे देखते हैं। अब हम देखना है धात्विक खनिज। ठीक है, उसमें भी पहला देखना है लोह खनिज। भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लोह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहाँ लोह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो पंजाब में लोह अयस्क उपलब्ध नहीं है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला अयस्क कौन है? ये है लोह अयस्क। बेलाडीला खान संबंधित है। कहाँ से? लोह अयस्क के संबंधित है और है ये छत्तीसगढ़ से। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। कौन सी है? बेलाडीला खान। भारत के वे दो राज्य जो सबसे बड़े पैमाने पर लोह अयस्क से संपन्न है वो कौन है? कर्नाटक और उड़ीसा। सीवान, झारिया, कुद्रेमुख और सिंहभूम में से लौह क्षेत्र हैं। तो कुद्रेमुख और सिंहभूम, ठीक है, ये दोनों पश्चिम जो हैं ये लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र हैं। भारत में लौह अयस्क के प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट का। ठीक है, लौह अयस्क का, लौह धातु का अयस्क है कौन है? हेमेटाइट। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में जो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं वो कौन है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, मात्रा के अनुसार पूछा है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया। भारत में लौह अयस्क के संबंध में जो कथन सही है वो कौन सा है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। बिल्कुल सही है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। ये भी सही है। और मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये भी सही है। आगे देखते हैं। बेलाडीला कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। केंदुझर ये उड़ीसा से। बालाघाट मध्य प्रदेश से संबंधित है। कुद्रेमुख कहाँ से है? कर्नाटक से। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कुद्रेमुख पहाड़ी है वो कर्नाटक में है। आगे हम देखते हैं जस्ता के बारे में। ठीक है, तो एशिया का सबसे जो श्रेष्ठ जस्ता है और सीसा, इसके भंडार कहाँ हैं? तो भीलवाड़ा जिले, ठीक है, राजस्थान में है। इसके जस्ता एवं सीसा के राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। तो जस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है। चांदी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है और कर्नाटक है। तो ये दो हैं। मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मलाजखंड एक खदान है। ठीक है, यहाँ पे बालाघाट जिले में है। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है कौन है? राजस्थान। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ठीक है, ध्यान रखना भंडार में कौन है? राजस्थान आगे, और उत्पादन में कौन है? मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन होता है कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में। चंद्रपुर जो तांबा क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र में। हासन कहाँ है? कर्नाटक में। खम्मम कहाँ है? तेलंगाना में। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा तांबा खनन के लिए। अब हम देखना है बाक्साइट। बाक्साइट अयस्क है किसका है? एल्यूमिनियम का। जो बाक्साइड है ये कहाँ मिलता है? मैक्सिमम लोहदरगाह में। ठीक है। भारत के दो शीर्ष बाक्साइड उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है और गुजरात है। अब हम देखते हैं कुछ खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। तो जो काला हांडी है, ठीक है, किससे संबंधित है? बॉक्साइट से। जाबर ये जस्ता और सीसा से संबंधित है। जाबर है राजस्थान में। काला हांडी सॉरी, वो काला हांडी शायद उड़ीसा में। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। बाकी जावर कहाँ पे है? राजस्थान में। कोलार ये सोना मिलता है कर्नाटक में। मौसाबनी ये तांबा से संबंधित है। रायपुर, दुर्ग, कोंडागांव, धमतारी में से छत्तीसगढ़ के जिस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है तो वो कोंडागांव है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट मिलता है।
खान मंत्रालय की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार वे दो राज्य जो भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं, तो वो कौन है? उड़ीसा और गुजरात। ठीक है। टिन की बात करें तो टिन का सबसे प्रमुख भंडार कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है। टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। तो उत्पादन कहाँ होता है टिन का? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। भंडार की दृष्टि से देखें तो हरियाणा, लेकिन वहाँ पे उत्पादन नहीं होता है। अब बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले जिले कौन है? हजारीबाग, गया और मुंगेर। कोडरमा प्रसिद्ध है किसके लिए? अभ्रक खनिज के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, ये हो सकता है कि जो नया डाटा आया है उसमें से थोड़ा चेंजेस मिले, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे अब। ठीक है। अभी तक मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है इसमें कि जो मैं कुछ डाटा होगा कि उत्पादन में कौन है, तो वो यहाँ पे स्किप कर देंगे उस फैक्ट को। ठीक है। वो हम यहाँ पे अलग से ही किसी मैगजीन में आएगा कि कौन सा उत्पादन राज्य ज़्यादा है, तो उसको देखेंगे। फिर यहाँ पे हम सिर्फ जो फैक्ट डाटा हैं, ठीक है, जो आपके स्टैटिक से मिलते हैं उन्हीं को देखेंगे। बाकी एक दो जो फैक्ट दिए रहेंगे उसको देख लेंगे अगर सही रहेगा तो। अधात्विक खनिज है कौन है? संगमरमर। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है कहाँ? मकराना में। संगमरमर है एक क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। इसका पुनर्नवीकृत चूना पत्थर। ठीक है। तो जो जब ज़्यादा देर तक जो चूना पत्थर है वो बहुत लंबे समय तक रहे तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। देखो, भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई कहाँ? तो रानीगंज में। ठीक है। ये सबसे पहली है, ध्यान रखना है, दामोदर नदी के तट पर। भारत के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य, जैसे जब ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2021 का डाटा दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि देखो संचित भंडार में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन उत्पादन में परिवर्तन हो सकता है। तो हम ए वाला जैसे फैक्ट है, तो इसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे अपने इस करंट के टॉपिक से। ठीक है। तो इसको हम स्किप कर देंगे, ऐसा मैं बोल रहा था पहले। तो देखो भंडार में कौन है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अब उत्पादन में हो सकता है दोस्तों कि इधर उड़ीसा आगे आ गया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का, तो इसको हम करंट से देख लेंगे। भारत के सेल तंत्रों में कोयला जो डिपॉजिट है वो कहाँ है? गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है। गोंडवाना की जो चट्टानें हैं उसमें कोयला मिलता है। सर्वाधिक अभिलक्षण क्या है भारतीय कोयले का? कि उच्च भस्मांश और निम्न सल्फर अंश, ये भारतीय कोयले की विशेषता है। गोंडवाना सेलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए उपयुक्त है क्या है? इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला का भंडार है कहाँ है? गोंडवाना चट्टानों में। ठीक है। गोंडवाना सेलों में 90% से अधिक भंडार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा किसमें? कोकारी कोयले में। छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है किससे? कोयले की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? लगभग 16.66% है। हो सकता है अब इसमें वृद्धि भी हुई हो, तो एक करंट का टॉपिक है, इसमें करंट में हम देख लेंगे। ठीक है। जो भी आप मैगजीन पढ़ेंगे उसमें दिए रहते हैं तो उसको देख लीजिएगा। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दामोदर घाटी, ये बराकर, ठीक है, जो वहाँ पर कोयला खदान है बराकर, दामोदर घाटी में। सोन घाटी में कौन सी है? उमरिया। गोदावरी घाटी में है सिंगरैनी। महानदी घाटी में कौन सी है? उड़ीसा, तलचर। ठीक है। ये उड़ीसा राज्य में है। और सिंगरैनी कहाँ है? ये तेलंगाना में है। ठीक है। भारत में बे नदी घाटियाँ जो कोयले के भंडारों से समृद्ध हैं, तो वो कौन है? दामोदर है, महानदी है और सोन घाटी है। तलचर एक क्षेत्र है कहाँ पे है? उड़ीसा में, जहाँ से कोयला उत्पादन होता है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का जो योगदान है वो लगभग कितना था पहले? 65.14%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है वो कौन है? रानीगंज। झारिया, जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा में जहाँ कोयले की खानें स्थित हैं, तो वो झारिया झारखंड में है कोयले की खानें। ठीक है। भारत में भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य कोयले के विशाल भंडार हैं, तो ये दोनों कथन सही हैं। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 35 से 40%, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। ये लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादक जिला झारखंड नहीं है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? नेवेली। ठीक है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है।
बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। दोनों कथन बिल्कुल इसके सही हैं और कारण भी इसका सही है, क्योंकि परिवहन ज़्यादातर किससे होता है, रेलवे से ही। विश्रामपुर प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयला खान के लिए। करणपुरा कहाँ है, ये झारखंड से संबंधित है। सिंगरैनी ये तेलंगाना से संबंधित है। नेवेली ये तमिलनाडु से संबंधित है। और कोरबा जो है ये किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, किससे संबंधित, छत्तीसगढ़ से। आगे देखते हैं, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है। क्यों, क्योंकि जो अधिकतर विद्युत संयंत्र हैं ये कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, और इस्पात की कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है, जिसे आयात करना जरूरी है। ठीक है, तो आवश्यक हो जाता है, तो ये इसके कथन सही है। भारत में कोयला उद्योग की समस्याएं क्या है, निम्न कोटि का कोयला, कोयल एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें, ये सभी क्या है, कोयला उद्योग की समस्याएं हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें, ऊर्जा उत्पादन में। गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है, दामोदर नदी। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पुडुचेरी में से हुआ है जहाँ लिग्नाइट कोयला का भंडार नहीं है, तो झारखंड में लिग्नाइट कोयला का भंडार नहीं है। आगे देखते हैं, तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है और महानदी घाटी से इससे संबंधित है। कर्णपुरा झारखंड में है, दामोदर घाटी से संबंधित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और ये सोन घाटी से संबंधित है। ठीक है, जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ पर भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिंगरैनी जो तेलंगाना में है, इसकी किससे संबंधित है, ये गोदावरी घाटी से। आगे देखते हैं, राजमहल कहाँ से संबंधित है, ये राजमहल झारखंड और बिहार से। सोहागपुर ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। रानीगंज कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से। माकुम कहाँ है, ये असम में है। नामचक अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह झारखंड में है। और सोहागपुर संबंधित है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम, कोयला खदान और भारत के राज्य, तो झिलमिली कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा कहाँ है, झारखंड में। रामपुर हिनगिर कहाँ है, उड़ीसा में। सोहागपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो ये कोयला खदान और राज्य हैं, इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रंगित घाटी सिक्किम में। तंदूर तेलंगाना में। बरोरा महाराष्ट्र में। और लाल मिटिया कहाँ है, झारखंड में। सोन महानदी दामोदर गोदावरी में से हुआ है में से जो नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो दामोदर नदी घाटी है, एक कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूमिगत कोयला दहन होता है कहाँ से, ये झारखंड में होता है। ठीक है, भूमिगत कोयला दहन होता है, क्या नीचे नीचे उसमें आग लग जाती है। कोयला नियंत्रण संगठन सीसीओ की भूमिका है, क्या है ये, सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। और यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के जो विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। ठीक है, तो क्या है कि यह जो कोयला युक्त क्षेत्रों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। तो ये सब जो कथन दिए गए हैं यहाँ पे सही है। भारत में कोयला की खनन महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम, तो देखो रानीगंज में पहले हुआ सबसे पहले, फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई, फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। तो ये सब उसका दिया गया है क्रम। ठीक है, पहले से लेके आखिरी गतिविधि तक। अब हमें देखना है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत में सबसे पुराना जो तेल का भंडार है या तेल शोधन इकाई है वो कौन सी है, डिगबोई असम में। ठीक है, पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक जिला कौन है, राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए, पेट्रोल के भंडारण के लिए। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ से संबंधित है, गुजरात से। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ है, गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, कहाँ खोदा गया था, माकूम में। ठीक है, माकूम कहाँ है, असम में। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल शोधन परिशोधनशाला है, कहाँ है, ये विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र में। ठीक है, आगे देखते हैं, हल्दिया डिगबोई कोयली तथा मथुरा में से भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है, डिगबोई असम। पनागुड़ी अवस्थित है, पनागुड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ कब,
1970 और 80 के दौरान। ठीक है, अब देखते हैं तेल शोधन जो शालाएँ हैं और राज्य, ठीक है, कहाँ कहाँ हैं। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। कोच्चि केरल में। नुमालीगढ़ असम में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में। कोयली गुजरात में। बरौनी बिहार में। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। नूनमाटी गुवाहाटी ये कहाँ है? असम में। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। पानीपत हरियाणा में। ठीक है, बीना मध्य प्रदेश, ये बीपीसीएल इसको संचालित करता है। तातीपाका आंध्र प्रदेश, ओएनजीसी संचालित करता। डिगबोई असम, आईयूसीएल इसको संचालित करता है। और कोयली गुजरात भी इसको कोयली गुजरात को कौन संचालित करता है? आईयूसीएल। ठीक है, बरौनी कहाँ है? बिहार में। बोंगईगांव असम में। बीना मध्य प्रदेश में। कोयली गुजरात में। मंगला भाग्यम, जो मंगला भाग्यम एक है, एक शक्ति और ऐश्वर्य, ये कहाँ है? तो ये बाड़मेर सांचौर, जो बाड़मेर में बेसन तेल क्षेत्र खोजे गए हैं उनके नाम हैं ये। मंगला भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्य कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, 14 एनईएमपी ब्लॉक्स, एक जेबी ब्लॉक्स और 2 नेविगेशन ब्लॉक्स हैं, और 4 सीबीएम ब्लॉक संबंधित है किससे? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अन्वेषण से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। कोयली नूनमाटी हटिया और बरौनी में से तेल शोधन का कारखाना नहीं है। कहाँ नहीं है? हटिया में। ठीक है, बरौनी में है, नूनमाटी में है, कोयली में है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। एचबीजे पाइपलाइन, ठीक है, जिसे अब एचबीजे पाइपलाइन कहा जाता है, द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। तो किससे? दक्षिण बेसिन से। ठीक है, हाजीरा, इसका नाम क्या है? हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर। ठीक है, अब ये जो बीजापुर था इसको विजयपुर कहा गया है। तो ये किसकी है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है? मुंबई हाई में। देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक करने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। तो इसके अंतर्गत देखो 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। कहाँ कहाँ? विशाखापट्टनम में, मंगलौर में और पादुर में। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2 स्थानों पर और वो की है। कहाँ पे? ये चंडीखोल और पादुर पर अतिरिक्त एसपीआर सुविधाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी है सरकार ने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल आप 3 याद रखिए नाम, विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादर। ये इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे बनेंगे वो। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से कितनी दूर है? 160 किलोमीटर दूर। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है किसका? ये गैस का भंडार है यहाँ पे। ठीक है, भारत का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस के संसाधन पाए गए हैं। केम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन तीनों क्षेत्रों में सेल गैस के भंडार पाए गए हैं। कोयला, लकड़ी, डीजल तथा पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या नहीं है? लकड़ी। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जामनगर गुजरात में है। पाइपलाइन परिवहन पर उनकी लंबाई के अनुसार घटता क्रम, तो जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। फिर सलाया कोयली मथुरा है एक। जामनगर लोनी है। ठीक है, और कांडला भटिंडा और भटिंडा पाइपलाइन है। तो ये जो प्रमुख हैं ये हैं। ठीक है, सबसे लंबी कौन है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। अब हम देखते हैं विविध खनिज में। ठीक है, जो कुछ फैक्ट बचे होंगे वो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। चूना पत्थर किसके लिए उपयोग किया जाता है? सीमेंट के लिए। कांपर तांबा बिजली का सामान बनता है। बॉक्साइट से हवाई जहाज का निर्माण होता है। मैग्नीज से क्या होता है? इस्पात में इसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलेमेनाइट में से जो आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है वो कौन है? क्रोमाइट, कायनाइट और सिलेमेनाइट। ठीक है, क्या नहीं है ये? बेंटोनाइट नहीं है। भारत में उड़ीसा राज्य का क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भंडार है। तो दोनों कथन सही हैं। मैग्नीज ये चित्रदुर्ग कर्नाटक से संबंधित है खनिज है। लोहे अयस्क का कहाँ से होता है? बेल्लारी कर्नाटक से। तांबा का भीलवाड़ा राजस्थान से। और बॉक्साइट का होता है कटनी मध्य प्रदेश से। कोयला निक्षेप सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कहाँ? गोंडवाना संस्तरों में। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? कोडरमा को। तो ध्यान रखना, माइका सिटी ऑफ इंडिया कौन है? कोडरमा।
भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट होता है उड़ीसा में और अभ्रक कौन है? राजस्थान में। तो ये दोस्तों जो उत्पादन है यहाँ पे हमें फैक्ट चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, करंट से अगर कोई अपने चेंज हुआ है तो वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 21-22 के फैक्ट हुए हों और अभी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में कुछ और आया हो। तांबा गार्नेट, ठीक है, मैग्नीज पाइराइट में से कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे तो गार्नेट तांबड़ा को, ठीक है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है किससे? बलुआ पत्थर से। इंडियन मिनरल बुक 2022 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। दोस्तों हम मिनरल जो है इसको करंट से अपडेट डाटा करेंगे, अगर कोई चेंजेस आता है इसमें तो देख लेंगे, क्योंकि पुराना डाटा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। शिमोगा, बेल्लारी, श्रीकाकुलम, चिकमंगलूर में से जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है तो वो कौन नहीं है? श्रीकाकुलम। लोहे अयस्क के संबंधित है उड़ीसा राज्य से, ठीक है। तांबा मध्य प्रदेश से, सोना कर्नाटक से, अभ्रक कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। खनिज तेल और राज्य देखेंगे। देखो खनिज तेल कहाँ मिलता है? गुजरात में। जिप्सम कहाँ मिलता है? मैक्सिमम राजस्थान में। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है? उड़ीसा में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो खनिज तेल सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में, लेकिन हमें जोड़ी में लाना था तो ये जो गुजरात ऑप्शन में ऑप्शन रहा होगा। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है तो कौन नहीं है? जिप्सम, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, ठीक है। जिप्सम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान। वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में होता है, ठीक है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है तथा गुणवत्ता संवर्धन, ठीक है, वैल्यू एडिशन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में भी होता है। तो वो कौन है? जिप्सम, ठीक है। इसका क्या होता है कि जिप्सम से पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो मिट्टी की उर्वरता है उसको बढ़ाने में भी काम आता है। और जब ये स्वास्थ्य क्षेत्र में कहाँ जैसे प्लास्टर वगैरह चढ़ता है तो वहाँ पर जिप्सम का उपयोग होता है। कोयला कहाँ से संबंधित है? करणपुरा झारखंड से। स्वर्ण संबंधित है हट्टी कर्नाटक से। अभ्रक इन नेल्लोर, ठीक है, जिसे आप पोटी श्री रामुलु नेल्लोर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मैग्नीज संबंधित है आपके भंडारा महाराष्ट्र से। माकुम क्षेत्र कहाँ है? ये असम में है, कोयला से संबंधित है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से संबंधित है और ये लोहयस के संबंधित है। कोरापुट उड़ीसा, ये बॉक्साइट से संबंधित है। चित्रदुर्ग कर्नाटक, ये मैग्नीज से संबंधित है। बादाम पहाड़ी कहाँ है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में है और ये लोहयस के संबंधित है। कोडरमा झारखंड से है और ये अभ्रक से संबंधित है। मूसाबानी झारखंड का है और ये तांबा से संबंधित है। रबा जो कृष्णा गोदावरी का अपतटीय क्षेत्र है, ये खनिज तेल से संबंधित है। अब हम देखते हैं आगे। बादाम पहाड़ हमने देखा अभी उड़ीसा राज्य से। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से। गद्रेमुख कर्नाटक से। नोआ मुंडी ये झारखंड से संबंधित है। अमरकंट जो राखा है ये तांबा से संबंधित है, ठीक है। राखा में क्या मिलता है? तांबा। अमरकंटक से बॉक्साइट मिलता है। अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए जाना जाता है। और खेतड़ी से क्या मिलता है? राजस्थान, सॉरी, खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में, और मिलता है इससे तांबा है। अब हम आगे देखते हैं। ग्रेफाइट ये रामपा आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। सीसा जावर राजस्थान से। लवड़ ये डीडवाना एक झील है वहाँ पर, राजस्थान से मिलता है। चांदी मिलती है आपके बेल्लारी कर्नाटक से। तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम अगर बात करें हम तो जो को खेतड़ी से तांबा मिलता है, कोलार से सोना मिलता है, कुद्रेमुख से लोहा मिलता है और झारिया से क्या मिलता है? कोयला, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वर्ण मिलता है आपके कोलार से, ठीक है। लोहा मिलता है कद्रेमुख से। लोहा इसका मिलता है क्योंझर से। और कोयला मिलता है कोरबा से। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है तो वो कौन है? उड़ीसा राज्य है जिसका क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है। जिप्सम ये जामसर क्षेत्र से संबंधित है। तांबा खोदरीवा से। रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा से। सीसा एवं जस्ता ये रामपुरा और अगूचा से संबंधित है, ठीक है। ये क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य से है। कमानगुंडी कर्नाटक से। सिंहभूम झारखंड से। मयूरभंज कहाँ से है? उड़ीसा से। हीरा है पन्ना से मिलता है। लोह एस कहाँ मिलता है? बस्तर और दुर्ग में। बॉक्साइट मिलता है सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट और बिलासपुर में, ठीक है। और देखते हैं आगे। कोयला मिलता है आपके
सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल से। अब आगे देखते हैं तांबा। ये कहाँ से मिलता है? खेतरी से, ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी जैसे कहते हैं। गैस प्लांट औरैया में है। एल्यूमिनियम कोरबा। पेट्रोलियम कहाँ से संबंधित है? यह है कोच्चि से संबंधित, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। कहाँ? ललितपुर में। हीरे की खदानें मध्य भारत में कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश और उसके पन्ना जिले में। वह जिला जिसमें हीरा युक्त केम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं, तो वो कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। यूरेनियम एंडलूसाइट, पायराइट और डोलामाइट में से सोनभद्र जनपद में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो एंडुलासाइट, पायराइट, डोलामाइट कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ठीक है। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं। वह कौन है? एल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज कौन सा है? वो है मोनाजाइट, ठीक है। मोनाजाइट में क्या होता है कि थोरियम एवं इसके अलावा यूरेनियम भी वहाँ पे है। भारत में मोनाजाइट पाई जाती है तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी ये पाई जाती है मोनाजाइट, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा केरल में। यूरेनियम केंद्र और राज्य देखते हैं। दोमाई शायद कहाँ है? मेघालय में। लंबापुर कहाँ है? तेलंगाना में। रोहिल कहाँ है? राजस्थान में। और गोगी कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। जादूगोड़ा संबंधित है किससे है? ये यूरेनियम से। कहाँ मिलता है? झारखंड में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज कौन है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहेस्क और टिन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध हुआ कौन सा है? खनिज। कोयला संबंधित है किससे? गिरिडीहस्तान से। तांबा अलवर राजस्थान। मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों से। और भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कहते हैं, ये जैन कोंडम से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुरु हिमसमानी के क्षेत्र क्या मिलता है उधर? लोहा अयस्क, ठीक है, गुरु हिमसमानी में। तलचर कोयला। जादूगोड़ा यूरेनियम। जावर मिलता है सीसा, ठीक। जावर से क्या मिलता है? सीसा। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, कहाँ होता है? राजस्थान में। अब हम देखते हैं असम। ये जो अमगुरी असम में है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। लांजगढ़ या लांजीगढ़ उड़ीसा में है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। कामटी महाराष्ट्र में है, कोयला के लिए। बेल्लारी कर्नाटक में है, ये जाना जाता है लोहेस के लिए। तुरामडीह में जिस खनिज का खनन होता है वो कौन है? यूरेनियम। कैमूर पठार जिसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? चूना पत्थर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, केरल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में से भारत में थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य है, वो कौन है? थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? केरल में, ठीक है। खनिज संपदा के संदर्भ में सही है, क्या है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार हैं, बिल्कुल सही है। और भारत में अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट की आयात पर निर्भर है, तो ये दोनों कथन इसके बिल्कुल सही हैं। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एल्मेनाइट, रूटाइल, एल्यूमिनियम, ताम्र, लौह, टाइटेनियम में से जिसका समृद्ध स्रोत है वो क्या है? टाइटेनियम, ठीक है। भारत के तटीय क्षेत्रों में भारत का वह राज्य जो चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। यहाँ पे जिप्सम के लिए भी प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए, नमक के लिए और जस्ता के लिए भी यह प्रसिद्ध है। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा, जिसमें हम देखेंगे तापीय। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की संदर्भ में सही है, क्या है? यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इडुक्की परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना है, कहाँ है? केरल में। सबरीगिरी, ये भी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, कहाँ है? कर्नाटक में। रामगंगा, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। आगे देखते हैं, उकाई कहाँ पे है? गुजरात में। पतरातू झारखंड में। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। डाभुल कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला, ठीक है। भारत में ऊर्जा सर्वाधिक अंश है किसका है? देखो, जो स्रोत है वो कोयला है, लेकिन अगर ऊर्जा उत्पादन में बात करें कि सर्वाधिक अंश किसका है, तो वह है ऊष्मीय ऊर्जा का, फिर उसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन का, ठीक है, इसका आता है। आगे देखते हैं, भारत में शक्ति खंड के संदर्भ में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? देखो, सबसे पहले तापीय ऊर्जा आती है, फिर सौर ऊर्जा, फिर जलीय ऊर्जा, वायु पवन और आणविक, ठीक है, तो ये आते हैं। अब दोस्तों हमें एक ध्यान करना है इधर पे,
हम ये नया डाटा देखेंगे, ठीक है, 2025 का। अभी ये पुराना हो गया है, तो नया इसको आप लोग इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से या जो भी करंट आप पढ़ते हो उससे इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे टॉपिक चल रहे हैं मैक्सिमम करंट अफेयर्स वाले हैं, तो जो स्टैटिक पार्ट है उसको अच्छे से देखते जाइए, जैसे स्थान, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा, स्थान है कि कौन परियोजना कहाँ है, इसके बारे में। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय नाभिकीय और डीजल में से ऊर्जा उत्पादन में साधनों का कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में प्रतिशत कितना है। तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आप उससे देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स से। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सोपार ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, तो कहाँ है, फरक्का में। तो जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है कि इसमें सीधे स्टैटिक पार्ट पूछा है, तो ये आपका चेंजेस नहीं होगा, तो ये आपका होगा, इसमें क्या होगा, फरक्का होगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये नेवेली जो ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं कौन, तृतीयक कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयले से चलता है, ठीक है। कहाँ है नेवेली, नेवेली है आपके तेलंगाना में, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु में है नेवेली, ठीक है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तेलंगाना में। तो ये आपके स्टैटिक हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इनको जहाँ भी इनको देख लेंगे, जहाँ भी कोई नंबर नंबर वगैरह पूछेगा तो वहाँ से आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। देखो ये स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। रूस से इसकी स्थापना की गई थी, रूस के साथ मिलकर, ठीक है। अब बिजली घर देखेंगे और राज्य। कोठागुदम कहाँ है, तेलंगाना में। रायचूर कर्नाटक में। मेटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। और बनकवेरी कहाँ है, बनकबोरी गुजरात में, ठीक है। तो ये बिजली घर हैं और इनके राज्य दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, बदरपुर कहाँ है, ये दिल्ली में है, ठीक है। हरदुआगंज ये उत्तर प्रदेश में बना है। उतरन गुजरात में। पारस कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहलगांव बिहार में है। खरगोन मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्या है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र। और कुडगी कहाँ है, कर्नाटक में। अब हम आगे देखते हैं राज्य और उनकी स्थापित क्षमता, ठीक है। तो ये देखो एक करंट का टॉपिक है, इसको आप करंट से देखेंगे कि किस राज्य की जो तापीय शक्ति है वो अधिक है। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ है, ठीक है, जो बोकारो है ये कहाँ है, झारखंड में। आगे देखते हैं, जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा, ये किस कंपनी ने लगाया है, टाटा स्टील ने। जामनगर में बिजली संयंत्र, ठीक है, जामनगर कहाँ है, गुजरात में, तो किसने लगाया है, एसआर पावर ने। नवीनगर में बिजली संयंत्र, ये बिहार में है, किसने लगाया है, भारतीय रेलवे ने। और काय कायमकुलम बिजली संयंत्र कहाँ है, केरल में, और किसने लगाया है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, काकरापार, कैगा, नरोरा और तारापुर में से जिस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, ठीक है, तो किसकी है, काकरापार की। दोस्तों यहाँ पे एक जो यहाँ पे दिए गए हैं इनमें किसकी है, काकरापार की, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें कि सभी में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो है कलपक्कम की, ठीक है, तो ध्यान रखना। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। 31 मई 2024 तक जो कुल स्थापित क्षमता है वो कितनी है, 8180 मेगावाट। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिक ईंधन कौन है, थोरियम है। कहाँ मिलता है, केरल की रेत में, ठीक है, जो केरल में समुद्र के किनारे रेत मिलती है उधर मिलता है। कोटा ये रावत भाटा में है, ठीक है, ठीक है, रावत भाटा, तो ये कहाँ है, राजस्थान में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। काकरापार है गुजरात में। नरोरा है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। और कुडनकलम है तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इनकी स्थापना कब हुई थी, तो रावत भाटा की स्थापना हुई थी 1973 में। काकरापार की 1993 में। केगा जो कर्नाटक है इसकी हुई थी 2000 में। और कल्पाक्कम की हुई थी 1984 में। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। बिल्कुल सही है, जो भारत की ऊर्जा मांग है वो पूर्ति किससे हो सकती है, परमाणु एनर्जी से, ठीक है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं, तो भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। अब देखते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र या गुरुजल संयंत्र और उनके राज्य। जो थाल है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। गुरुजल क्या है, ये भारी जल है, ठीक है, D2O।
मनुगुरु कहाँ है? तेलंगाना में। केगा कहाँ है? कर्नाटक में। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के कुडानकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयाँ लगाने का हेतु राजी हुआ है। कौन हुआ है? रूस। कुडानकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, रावतभाटा राजस्थान में। केगा कहाँ है? कर्नाटक में। रावतभाटा राजस्थान में। मुप्पांदल ये तमिलनाडु में है। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन है? तो यह आपका केगा कर्नाटक में। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है कहाँ? हजीरा में, बड़ौदरा में, कोटा में, मनुगुरु में, थाल में, तलचर में और तुतीकोरिन में। ठीक है। ये भारी जल क्या है? D2O है। ठीक है। मीठी वर्दी ये कहाँ है? मीठी वर्दी है आपके गुजरात में, और ये USA के सहयोग से स्थापित किया गया है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? NTPC का। तो जो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है, ये उपक्रम किसका है? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का और NTPC का। अब देखते हैं आगे, आणविक शक्ति केंद्र और राज्य। जैतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। मीठी वर्दी जिसे मीठी बिरदी भी कह देते हैं, तो गुजरात में है। हरिपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और कोबड्डा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। केगा कर्नाटक। तमिलनाडु में कौन है? कलपक्कम। काकरापार गुजरात। कुडानकुलम है तमिलनाडु में। ये ध्यान रखिएगा, पूछते हैं डायरेक्ट कि कौन से राज्य में कौन है। अब देखते हैं जल विद्युत के बारे में। ठीक है। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? चंबल नदी पे। कहाँ बनी है? राजस्थान में। कोयना जल विद्युत गृह ये महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर ये रावतभाटा। ठीक है। विद्युत गृह कहाँ है? रावतभाटा में। ये भी चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जिस राज्य में है वो कौन है? राजस्थान। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो लगभग 11.7% है। इसको हम करंट से देखेंगे अगर अपडेट हुआ होगा तो। पावागढ़ कहाँ है? ये सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तातापानी ये भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। जो गीजर रहते हैं पृथ्वी से निकालते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है तातापानी। मुपंदल ये पवन ऊर्जा से संबंधित है। जिस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है वो कौन है? राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के जिन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं वो कौन है? गुजरात और कर्नाटक। ठीक है। यहाँ पर पवन ऊर्जा की जो संभावना है वो अधिकतम है। ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र और नाभिकीय विद्युत संयंत्र में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। ठीक है। पवन ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। तो ये ध्यान रखना। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में सही है क्या है? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान वर्तमान में है। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि भारत में जो कुल उत्पादित ऊर्जा है उसमें व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जाओं का योगदान अधिक है। ठीक है। तो जो गैर ऊर्जा पारंपरिक स्रोत हैं उनका योगदान अधिक है। 33% तक पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है। तो 33% तक क्या है? जो पवन, सौर और अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा है उनका हिस्सा है। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है कहाँ लगाई जा रही है? तमिलनाडु में। ठीक है। जब ये प्रश्न आया था तब की बात है। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में से ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? खंबात की खाड़ी। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है। तो ध्यान रखना। मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम एवं भावनगर में से ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है कहाँ है? भावनगर गुजरात में। ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा की। MMTC, MTNL, NCL और NHPC में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कौन कर रहा है? NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। ऐसा है। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम रामपुरा गांव कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। ध्यान रखना है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण। ठीक है। जो राज्य विद्युत बोर्ड हैं वित्तीय रुग्णता, इसमें क्या है? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ठीक है। तो ये सभी जो
योजनाएं हैं जो राज्य चला रही है, इनकी वजह से भी क्या होता है, जो विद्युत कंपनियां हैं वो ऋण में रहती हैं। ठीक है, ये पूछा गया है उसमें। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणीकरण, ठीक है, जिसे मणीकरण का भी कहते हैं, ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये गैस गीजर है। आगे देखते हैं। देखो अब जैसा हमें देखना है कि जो गर्म जल स्रोत हैं, गर्म जल स्रोत और उनकी अवस्थिति, तो मणिकर्ण अभी देखा हमने हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तप्त पानी कहाँ है, उड़ीसा में, और ज्वालामुखी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब और बात करें, लसुंद्रा कहाँ है, गुजरात में, अकलोली कहाँ है, महाराष्ट्र में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश देख लिया है, सोहना कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है, बायोगैस। ठीक है, अभी इसका व्यावसायिक उत्पादन उतना तेज गति से नहीं है। ठीक है, नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है, कौन है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा, ये क्या है, सभी नवीनीकृत साधन हैं। ठीक है, ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार देखते हैं। जैसे चमेरा में, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये जलीय ऊर्जा है। ठीक है, जलीय ऊर्जा से संबंधित है ये चमेरा परियोजना। ग्वालगढ़ पहाड़ी, ये ग्वालगढ़ पहाड़ी कहाँ है, हरियाणा में है, तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, कुडनकुलम, ये आणविक ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, पतरातू झारखंड में है, ये तापीय ऊर्जा से संबंधित है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए कुछ कथन देखने हैं। तो देखो यह क्या है, एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, अक्टूबर 2016 में इसको आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 2655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक पाइपलाइन एवं 729 किलोमीटर लंबी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है। तो जो ऊर्जा गंगा परियोजना है उसके बारे में जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है दीव। ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव है जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ठीक है, शिवना समुद्रम, जैसे शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः क्या है, एक देखो शिव समुद्रम में क्या है, जल शक्ति का केंद्र है, और कल्पक्कम क्या है, ये नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में से वह राज्य जो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो है उसको संस्थापित क्षमता है, तो वर्तमान में भी क्या है, राजस्थान की सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा। भारत में मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट और खंबात में तट में से ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है, कौन है, खंबात तट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे लोहे उद्योग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी है, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ थोड़ी बहुत धातुएं मिलाई जाती हैं, तो उससे क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला धातु कौन सी है, क्रोमियम है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित्यंतरण का प्रमुख कारण क्या है, देखो जो कतिपय लौह इस्पात संयंत्र हैं ये पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं, तो उसका कारण क्या है, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात के निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो जो लौह इस्पात संयंत्र हैं पश्चिमी तट पर क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि गोवा एवं मध्य प्रदेश से उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क मिलता है और यहाँ से निर्यात करने की जो सुविधा है वो भी आसान है। इस वजह से जो स्थिति है इसकी अवस्थिति है ये पश्चिमी तट पर ज़्यादा है। ठीक है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है, तो क्या है, जो इस्पात उद्योग है उसमें कोकिंग कोयला की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या है कि भारत कोकिंग कोयले का फिर आयात करता है। टिस्को कहाँ है, जमशेदपुर में, VISL भद्रावती में, और HSL दुर्गापुर में है, और HSL कहाँ पे भी है, भिलाई में भी। ठीक है, तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो किसे नहीं है, VISL भद्रावती को। ठीक है, ये जमशेदपुर में भी पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलता है, दुर्गापुर में ही मिलता है और भिलाई में भी, लेकिन भद्रावती में नहीं मिलता है। टिस्को संयंत्र है, ये कहाँ है, टाटानगर जमशेदपुर जिसे कहते हैं कि नज़दीक है। ठीक है, ये कहाँ है, झारखंड में। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है किसका, रूस एवं भारत का। चाय, जूट, लौह इस्पात तथा चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कमाता है,
तो वो कौन है? लौह एवं इस्पात उद्योग। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर झारखंड में है। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ध्यान रखना। जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर एवं बोकारो में से लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में है। तो जो जमशेदपुर है ये लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र इन दोनों के मध्य में है। क्योंझार, राजहरा, कमानगुंडी और मयूरभंज में से राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो क्योंझार से होती है। ठीक है, कहाँ है क्योंझार? उड़ीसा में। आगे देखते हैं, भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन बनाए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत का पिट्सबर्ग है, तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। ठीक है, किसे कहते? जमशेदपुर को। तो किसे कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग? कौन है? जमशेदपुर। वर्ष 2024 में देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर है तो वो कौन रहा है? चीन। ये 2025 में इसका अपडेट देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्यों है? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। टेल्को ये वर्तमान में टाटा मोटर से एक संबंधित किससे है? ऑटोमोबाइल से। बालको कहाँ है? ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को कहाँ है? ये पिपरी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हिंडाल्को ध्यान रखना है, ये अमेरिका की एक कंपनी है। आगे देखते हैं, ये नालको कहाँ है? नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में। HCL कहाँ है? खेतरी राजस्थान में। इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड उड़ीसा में। और नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ है? कोरापुट उड़ीसा में। जो एल्यूमिनियम संयंत्र हैं और राज्य हैं और देखेंगे इनके बारे में। अल्लूपुरम कहाँ है? केरल में। अंगुल कहाँ है? उड़ीसा में। बेलगामी कहाँ है? कर्नाटक में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तारापुर, टीटागढ़, रांची और खेतड़ी में से जहाँ तांबा उद्योग प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी में तांबा प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? राजस्थान में। अब बात करेंगे हम बालको कहाँ है? ये कोरबा में है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ऐसे ही इंडल कहाँ है? ये हीराकुंड में है। मालको कहाँ है? ये मैटूर सलेम जिला में है। और हिंडाल्को कहाँ है? ये रेणुकूट में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, क्या नहीं है? कास्टिक सोडा। भारत में प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया, कहाँ लगाया है? पानीपत हरियाणा में। ठीक है, अब बात करें प्रमुख केंद्र और उद्योग की, तो काकीनाडा किस लिए प्रसिद्ध है? जूट उद्योग के लिए। विरुधनगर ये सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना रेशम के लिए। और भदोही किसके लिए है? कालीन के लिए। ठीक है, ये भदोही कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, कहाँ है? रांची। मशीन औजार ये पिंजौर से संबंधित है। एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ है? रेणुकूट में। उर्वरक कहाँ है? सिंदरी में। ठीक है, अब देखते हैं और सही कथन। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है, और नरवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हस्तशिल्प केंद्र और राज्य। तो मौन कहाँ है? ये नागालैंड से संबंधित है। नलवाड़ी असम से संबंधित है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। उत्तरा कहाँ से है? मेघालय से संबंधित। आगे देखते हैं, काकीनाडा किस लिए प्रसिद्ध है? ये आंध्र प्रदेश में है, ये डीजल संयंत्र के लिए। डुंडीगल हैदराबाद ये भारतीय वायुसेना अकेदमी है यहाँ पे। मडगांव ये गोवा में है, स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। और भद्राचलम तेलंगाना ये किस लिए? ITC की कागज बोर्ड इकाई है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, आंवला किस लिए प्रसिद्ध है? ये उर्वरक उद्योग के लिए। मोदीनगर ये रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बाराबांकी ये पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर ये विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं, जूट, सूती वस्त्र, चाय और चीनी उद्योग में से भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये सबसे पुराना है। जरी के बटुए कहाँ के प्रसिद्ध हैं? भोपाल के। भैरागढ़ के प्रिंट ये उज्जैन जिला मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और बाघ की जो हस्तशिल्प गुफाएं हैं ये कहाँ से? धार से संबंधित हैं। और चंदेरी की साड़ियाँ ये अशोकनगर से संबंधित हैं। जो बाघ की हस्तशिल्प है ये हैंडीक्राफ्ट है कहाँ की? धार की। तो ये चारों जो कहाँ स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मसूरी साड़ियों का संबंध है कहाँ से है? कोटा जिला
राजस्थान से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, कहाँ है? गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है किस लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। आगे देखते हैं, जैसे विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटियार में से सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? चूना पत्थर। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध क्या है? भोपाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मूरी एल्यूमिनियम के लिए। और गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए पोरबंदर भी प्रसिद्ध है और पेट्रो रसायन के लिए नागनिथन, ठीक है, नागथेन प्रसिद्ध है। लोहा एवं इस्पात के लिए है राउरकेला। भारत में पंजिम, बंगलुरु, पुडुचेरी और औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, में से रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है? पंजिम। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? रानीपेट, तमिलनाडु में। तो ये ध्यान रखना, पहला उद्योग जो प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था रानीपेट, तमिलनाडु में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, कहाँ है? ये फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। ब्रजराज नगर ये उड़ीसा में है, कागज उद्योग से संबंधित है। कैमूर मध्य प्रदेश में है, सीमेंट से संबंधित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पेट्रो रसायन से संबंधित है। और फूलपुर उत्तर प्रदेश किससे संबंधित है? उर्वरक उद्योग से। ठीक है, ये ध्यान रखना। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है, कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अमलाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बल्लारपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ब्रजराज नगर कहाँ है? उड़ीसा में। और राजामुंद्री, जिसे अब राजा महेंद्रवरम कहा जाता है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ था। ये बिल्कुल सही है। कच्चा माल वस्त्र उत्पादन कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वजह से क्या है, जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना हुई थी कलकत्ता, कोलकाता में। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए से कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती। तो कच्चा माल यहाँ पे जो गुजरात है, यहाँ पे भी कपास उत्पादन होता है, तो कच्चे कच्चे माल की समस्या यहाँ पे नहीं है। अब हम देखेंगे उद्योग और केंद्र देखेंगे कि किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो रेशम वस्त्र कहाँ? मैसूर, कर्नाटक से प्रसिद्ध है। पेट्रो रसायन ये जवाहर नगर, गुजरात से। उर्वरक ये तलचर, उड़ीसा से संबंधित है। औषधि निर्माण ये ऋषिकेश, उत्तराखंड से। तो ध्यान रखना है जो उद्योग हैं और उनके केंद्र। अब आगे देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर से संबंधित है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये रांची से संबंधित है। इंस्ट्रूमेंटेशन ये कहाँ से संबंधित लिमिटेड? कोटा से। ठीक है, तो ध्यान रखना। कोयली कहाँ है? गुजरात में। नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ असम में है। और मनाली कहाँ है? तमिलनाडु में। मुरी ये झारखंड से संबंधित है। अलवाय केरल से। धर्मापुरी तमिलनाडु से। और कोयली कहाँ से है? गुजरात से। ये भी ध्यान रखना। अब हम देखते हैं औद्योगिक इकाई और उनके केंद्र। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड ये कहाँ से संबंधित है? सोनीपत, हरियाणा से। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये बंगलुरु से संबंधित है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ये कहाँ से संबंधित है? कलोल से। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये कहाँ से संबंधित है? भुवनेश्वर से। ठीक है, डायमंड पार्क बे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये डायमंड पार्क होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्यक्षेत्र, जो बीबी राव हैं ये कुक्कुट पालन से संबंधित हैं। सी के प्रहलाद ये प्रबंधन विज्ञान से संबंधित हैं। जॉन कुरियन ये मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। और किरण कार्णिक ये सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री से संबंधित हैं। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? लुधियाना।
भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो कौन है? ताप शक्ति। ठीक है, वह भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो वो ताप शक्ति है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, अब हम उद्योग और स्थान देखेंगे। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए लखेरी, लोहा और इस्पात के लिए भिलाई, और खनिज तेल शोधनशाला के लिए अम्बाला मुकुल। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम का जो केंद्र है वो कहाँ है? जेके नगर में। तांबा का मलाजखंड मध्य प्रदेश में। जस्ता का टुंडू में। और जूट का कहाँ है? भाटपाड़ा में। उर्वरक का श्रीगंगानगर। कांच का जयपुर। सीमेंट का उदयपुर। और कृत्रिम रेशा का कहाँ है? कोटा। तो ये क्या है? चारों जो दिए गए हैं ये राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भद्राचालम, चंदेरी, कांचीपुरम एवं करनाल में से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है। तो चंदेरी और कांचीपुरम है, यहाँ की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बनारसी जरी और साड़ियाँ, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति के लड्डू हैं। इनमें से जीआई टैग किसे मिला है? तो बनारसी जरी और साड़ियाँ इन्हें मिला है, और तिरुपति के लड्डू को मिला है। ठीक है, भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है, कहाँ है? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। ठीक है, तो ये शिवकाशी यहाँ पे है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को जाना जाता है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ये फेमस है। ठीक है, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, कहाँ है? तुपुदाना, रांची में। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं बरेली में से वह क्षेत्र जो सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? बरेली। बंगलुरु ये वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए। और मलाजखंड किसके लिए है? तांबा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सही सुमेलन करना है, तो कोलकाता हुगली क्षेत्र ये टीटागढ़ में है। ठीक है, मुंबई पुणे क्षेत्र ये अंबरनाथ पड़ता है वहाँ पे। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र ये भरूच के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भरूच वहाँ पे स्थान पड़ता है। नेपा नगर का संबंध जिस उद्योग से है, तो अखबारी कागज से संबंधित और ये मध्य प्रदेश से है। ठीक है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में सही कथन है, क्या है? यह वजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये सॉरी प्रदेश है। तो ये क्या है कि एक बार हमें ये दो फैक्ट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा आप करंट से। बाकी ये भार है राशि उद्योग है, ये बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं भारत के अनुसंधान केंद्र। तो 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया है। ठीक है, इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? समुद्री जैव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। ठीक है, दूसरा है मैत्री, ध्यान रखना। तीसरा कौन है? तीसरा है भारती। ठीक है, तीसरा जो शोध केंद्र है, तीसरा भारती है, दूसरा कौन है? मैत्री, और पहला है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये था दक्षिण गंगोत्री पहला। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ है? हैदराबाद में। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, YS परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में। ठीक है, ये खाद्य जो सेंट्रल फूड है ये कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? नीरी, नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजसमुंद्री में। ठीक है, राजमुंद्री में सॉरी। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र जिसे अब केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहा जाता है कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। चावल कहाँ है? चावल भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जिसे अब केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये कहाँ है? धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद गुजरात में। ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। यहाँ एक बात ध्यान रखना दोस्तों, दलहन आपने देखा होगा कहाँ है? कानपुर में। लेकिन तिलहन कहाँ है? तो तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कहाँ है? कामठी में। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? पुणे में। ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, जिसे अब केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, कहाँ है? कटक उड़ीसा में। ठीक है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, जिसे अब भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये कहाँ है? मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, जिसे अब केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये कहाँ है? झांसी में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, कहाँ है? ये नई दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है। मैसूर, भोपाल, सवाई माधोपुर, भुवनेश्वर और गंगटोक में क्षेत्रीय स्तर पर है। तो ये ध्यान रखना। ए CSSRI ये कहाँ है? करनाल में। और CTCRI कहाँ है? त्रिवेंद्रम केरल में। IRRI कहाँ है? मनीला में। और CAZRI कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। आगे देखते हैं। पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय अवस्थित है कहाँ है? फरीदाबाद में। DRR ये कहाँ है? हैदराबाद में। DWR कहाँ है? करनाल में। DMR कहाँ है? नई दिल्ली में। और DPR कहाँ है? कानपुर में। ठीक है। ये जो आप भी ऊपर पढ़े हैं उन्हीं के शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, तो वो कर लीजिएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, शॉर्ट वाले। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। और पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। जैसा सही नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? करनाल में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। ठीक है। भारतीय मौसम मुख्यालयों के स्थापना वर्ष का व्यवस्थित क्रम क्या है? तो ये देखना है हमें। देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? वो 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। 1905 में इसके बाद शिमला में हुई, 1928 में पुणे में, और फिर 1944 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? दिल्ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहाँ है? वो गुरुग्राम में है। ठीक है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जिस स्थान पर अवस्थित है वो कहाँ है? मैसूर में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक भी मिस नहीं करना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान, जिसे अब केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये कहाँ है? मखदूम, मथुरा में। ठीक है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के जिस नगर में अवस्थित है वो कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है, बीकानेर राजस्थान। मसाला बोर्ड कहाँ है? कोच्चि में। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। आगे देखते हैं। चाय बोर्ड कहाँ है? ये कोलकाता में है। और रबर बोर्ड कहाँ है? कोचियम में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहट असम में। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? जबलपुर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, जो सड़क परिवहन है, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे बड़े हैं वो आप देख लीजिएगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है किससे संबंधित है? राजमार्ग के विकास से। जो
स्वर्णिम परियोजना है, किस किस को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे? राजमार्गों के विकास से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दो राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? झांसी जिले में मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित नगरों जैसे नागपुर, आगरा, कृष्णगिरी और ग्वालियर का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। क्या है? तो सबसे उत्तर में आएगा आगरा, फिर आएगा ग्वालियर, ठीक है, फिर उसके दक्षिण में है नागपुर, फिर उसके दक्षिण में है कृष्णगिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। तो किसे? मुंबई और पुणे को। ठीक है, 6 लेन मार्ग है, उससे जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? ग्राम से जो सड़क है वो जोड़ी जाएगी। ठीक है, शहर से जोड़ी जाएगी। पंजाब, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, जवाहर सुरंग गुजरती है कहाँ से? बनिहाल दर्रे से। यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? 7 राज्यों से। ठीक है, यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? 52। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, इतने इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम रेलवे परिवहन की। तो सबसे पहले रेलवे मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, और ये कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन है? जो प्रयागराज से होकर जाता है वो है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किसके बीच? मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ठीक है दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, आप एक बार लेकिन देख लीजिएगा इसको कि एक रेलवे के जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक है, अभी टोटल कितने हैं? 18 थे। देखो, रेलवे कोच फैक्ट्री ये कहाँ है? कपूरथला में। व्हील एवं एक्सल संयंत्र, रेल व्हील फैक्ट्री, ये कहाँ है? बेंगलुरु में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जिसे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहा जाता है, कहाँ है? वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरुम्बर में। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ? मडुआडीह, वाराणसी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि रेल इंजन का निर्माण किया जाता है। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से वे राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो पंजाब और तमिलनाडु हैं। ठीक है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में रेल डिब्बों का निर्माण होता है। रेलवे ऑफ कॉलेज, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे स्थित है कहाँ है? बड़ौदरा में। ठीक है, गुजरात में। साल की लकड़ी से रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, जिसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी कहा जाता है, स्थापित की गई है कहाँ? रायबरेली में। वह रेलखंड जहाँ पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू हुई है, तो रेवाड़ी रोहतक खंड है जहाँ पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू हुई है। वह पहला राज्य है जहाँ पीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है, तो वो कौन है? गुजरात। कोंकण रेलवे जोड़ता है किससे? रोहा से मंगलुरु को। ठीक है, कोंकण रेलवे जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन 3 राज्यों से कोंकण रेलवे गुजरती है। सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन है इनमें से? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। ठीक है, आगे देखते हैं। बेलगाम, मडगाम, रत्नागिरी और उडुपी में से कोंकण रेलवे मार्ग नहीं है जोड़ता, तो बेलगाम को नहीं जोड़ता। ठीक है, वह 2 रेलवे स्टेशनों जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, तो वो कौन है? सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वो कौन है? सिक्किम। ठीक है, रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम पीरपंजल, कारबुत, माथुबाड़ी और बर्देबादी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब बात करें हम नौ परिवहन की, तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई। ठीक है, ये ध्यान रखना। मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ से संबंधित है? मालाबार तट से। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है।
ठीक है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने में योग्य बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, ठीक है, जो वहाँ पे मिट्टी गाद जमा होती है उसको रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह हैं, तो ये दोनों कथन जो कथन दिए गए हैं सभी एकदम सत्य हैं। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो शिपयार्ड है वो कौन है? कोच्चि में, ठीक है। भारत के प्रमुख ज्वारीय पत्तन कौन है? कोलकाता, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा जाता है, वो है, और कांडला बंदरगाह, ये दो हैं। कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। कहाँ है यह अवस्थित? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, पश्चिमी तट पे। सही सुमेलन है क्या है? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है, कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, और जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, और कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। तो ये जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है वो कौन है? कोलकाता और विशाखापट्टनम, ठीक है। पारादीप का विकास किया गया है इनके भार को कम करने। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में। मर्मुगांव पत्तन कहाँ है? गोवा में, ठीक है। आगे देखते हैं। काकीनाडा नेल्लोर, अनगोले और विजयनगर में से आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, तो वो कौन है? काकीनाडा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के उतना है नहीं है, रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। दाहोद, हजीरा, कोच्चि, कांडला में से वह पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है, तो वो कौन है? कांडला। वह स्थान जहाँ पर तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, तो वो कौन है? कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई है कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना है ठीक है, ये किन्हें जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को, ठीक है। कौन सी? सेतु समुद्रम परियोजना। कांडला चेन्नई पारादीप और मुंबई में से जो एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो वो कौन है? चेन्नई, ठीक है। ये क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरन और विशाखापट्टनम में से जो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो कौन है? विशाखापट्टनम और कोच्चि। आगे देखते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। नाभाा सोबा, जिसे अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। पारादीप उड़ीसा में है। और तूतीकोरन, जिसे B.O. चिदम्बरनार कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है, तो ये ध्यान रखना। अलेप्पी कहाँ है? केरल में। एन्नोर, जिसे कामराजर पोर्ट कहा जाता है, तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है। वो काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तो ये ध्यान रखना। पत्तन ज- क्या है जो, और जहाँ पे विख्यात हैं वो किस लिए हैं? तो कामराजर पोर्ट ये भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। मुंद्रा पोर्ट किससे संबंधित है? भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट एक कौन चला रहा है इसको? अडानी जी चला रहे हैं, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भारत में सबसे बड़ा आद्यान पोर्ट है, ठीक है, कंटेनर पोर्ट है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन है? मुंबई। कोचीन, कांडला, हल्दिया और तूतीकोरन में से जो बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है वो कौन है? कांडला। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, तो वो कौन है? प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। ये क्या है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग भी है, और इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। वह जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है, तो वो कौन है? पश्चिमी तट नहर जलमार्ग, ठीक है। NINE राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये कहाँ है? पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, कौन है? चेन्नई के निकट एन्नौर में, ठीक है। ये कोयले को संचालित करने वाला। जामनगर, ओखा, पोरबंदर और बोरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो वो कौन है? जामनगर, ठीक है। ये कोई बंदरगाह कस्बा नहीं है। हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम में से भारत का खुला सागरीय बंदरगाह कौन है? चेन्नई। पोरबंदर, हल्दिया, पणजी और विशाखापट्टनम में से भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है वो कौन है? हल्दिया, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह बाह्य पत्तन का उदाहरण है। गार्डन रीच कहाँ है? शिपयार्ड पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में। मझगांव डॉक्स ये है महाराष्ट्र में। और कोचीन शिपयार्ड कहाँ है? केरल में।
सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन है? कोचीन विमानपत्तन। राजी सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ है? अमृतसर में। दमन जंजीरा, ये इसी का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। दमन जंजीरा कराईकल और रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो वो कौन है? कराईकल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड कहाँ है? अलंग, गुजरात के भावनगर में, ठीक है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया है वो कौन है? नेहाबा सोबा, ठीक है। किसके नाम से है? जवाहरलाल नेहरू जी के। आगे देखते हैं। वह राज्य जिसमें नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय परिवहन के निर्माण की संभावना का पता लगाया है वो कौन राज्य है? राजस्थान। मुर्मुगांव कहाँ है? गोवा में। पारादीप उड़ीसा में है। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। और मुंद्रा कहाँ है? गुजरात में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह बंदरगाह जिस राज्य में स्थित है, स्थापित किया जा रहा है वो कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। गार्डन रीच शिपयार्ड एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ है? रांची में। उत्तर प्रदेश के जिस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है वो कौन है? कुशीनगर हवाई अड्डा को। भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ कब से हुआ है? 1911 से। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? कोच्चि, ये कहाँ है? केरल में, ठीक है, ये ध्यान रखना। बात करें अब कुछ जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में, तो चक्राता कहाँ है? उत्तराखंड में। खापलांग कहाँ है? असम में। कालिम्पोंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और कुफरी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक कुफरी आलू आपने सुने भी होंगे। जम्मू कश्मीर, ये गुलमर्ग है वो वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में है कसौली। गुजरात में है उड़वाड़ा। और तमिलनाडु में है पॉइंट कैलीमर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में केलोंग है। उत्तराखंड में ओली है। कर्नाटक में चिकमंगलूर है। और तमिलनाडु में क्या है? ऊटी, जिसे उदगमंडल भी कहते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कौन कौन है? चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्व उद्यान है वो है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई। मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम है वो भी है। और सूर्य मंदिर, एक कोणार्क मंदिर है। ये सभी क्या हैं? विश्व जो विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। आगे देखते हैं। भारत में गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को, ठीक है। और झीलों का नगर कौन है? उदयपुर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर है कहाँ है? बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटक मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का उपयोग किया है तो वो कौन है? अतुल्य भारत। सबरीमाला कहाँ है? केरल राज्य में। कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत और चरखारी में से जो ध्वस्त नगर नहीं है तो वो कौन है? चरखारी, ठीक है, ये ध्वस्त नगर नहीं है। श्री सेलम कहाँ है? ये तीर्थ स्थान नल्लामला पहाड़ियों में है। ओमकारेश्वर मंदाता पहाड़ी में है। जो पुष्कर है ये कहाँ है? अरावली में, ठीक है। ये पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। और श्री सेलम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बन्नी चारागाह ये गुजरात में है। बग्याल चारागाह उत्तराखंड में है। खज्जियार ये हिमाचल प्रदेश में है। और पहलगाम ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांद और महानदी के संगम पर स्थित है कौन है? ये चंद्रहासिनी देवी, ठीक है। ये मांद और महानदी के संगम पर है। अब दोस्तों हमारा इस जो भारत का भूगोल है इसका लास्ट टॉपिक बचा है विविध, ठीक है। वह संयंत्र जो शक्ति और खाद दोनों दे सकता है तो वो कौन है? बायोगैस संयंत्र। ये एनर्जी भी देगा, ठीक है, ऊर्जा देगा और खाद भी देगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया है तो कब किया था? 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनीकृत उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है वो कौन है? भारत। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं, कहाँ से करती हैं? पाकिस्तान राज्य से, सॉरी देश से, ठीक है, पाकिस्तान साइड से आती हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा कहाँ है? केरल में। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और पोखरण कहाँ है? राजस्थान में, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अलीबाग विशिष्टताएं क्या हैं? अवकाश सदन, ये बालापुर सेल रासायनिक संकुल। और नाभा सूबा एक बंदरगाह है। रत्नागिरी क्या है? ये मत्स्य केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित होना, ठीक है, तो इसलिए थुम्बा में ही स्थापित किया गया है, ठीक है। हिमालयन
माउंटेनियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है स्थित कहाँ है? ये दार्जिलिंग में है। सही सुमेलन है क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। केयर्न एनर्जी PLC, ठीक है, जिसे अब कैप्रिकॉर्न एनर्जी PLC का मुख्यालय कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और महाकाल मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल से संबंधित है। ब्रैनबर स्टेडियम मुंबई से। ग्रीन पार्क कानपुर से। और इंडियन गार्डन ये कहाँ से? कोलकाता से संबंधित है। भूमिगत रेलवे कहाँ चलती है? कलकत्ता में। आम रत्नागिरी के आम बहुत फेमस हैं। ताले अलीगढ़ के। और चावल कहाँ का? देहरादून का। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ है? कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल क्या है? एक तमिलनाडु का एक नगर है एवं जिला, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डिंडीगुल। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण करना। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध क्या है? मुरादाबाद। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। ठीक है, भारत, ये ध्यान रखना, प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ कब हुआ? 28 जनवरी 1882 को। ठीक है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य। उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? आगरा में। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है कहाँ है? आगरा में। ठीक है, कोल्हान ये खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ ये जल संसाधन के लिए। मालाबार तट जल संसाधन के लिए। और मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन के लिए। ठीक है, ये इनके लिए फेमस है। चंदेरी, मुरादाबादी, बनारसी और कांजीवरम में से जो नाम सामान्यतः साड़ी के लिए नहीं उपयुक्त होता वो कौन है? मुरादाबादी। ठीक है, बाकी चंदेरी, बनारसी, कांजीवरम की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। चपचारकूट त्योहार है कहाँ? मिजोरम में। खोंगजाम पर्व गाथा गीत ये मणिपुर से। और थांगटा नृत्य मणिपुर से। पुथुकुलिसाल ये तमिलनाडु से संबंधित है। सुजली कढ़ाई ये बिहार से। ओपाड़ा जामदानी साड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। माही, कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में हैं किसकी? मक्का और बाजरे की। ठीक है, आगे देखते हैं। रागी ये कर्नाटक की फसल है। प्रमुख बाजरा राजस्थान में होता है। ज्वार महाराष्ट्र में। उड़द कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो फसलें दी गई हैं और उनके राज्य दिए गए हैं कहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा उत्पादित होती है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के लिए कारण जाना जाता है? नहीं। ठीक है, जूट उत्पादन के लिए जो पीली क्रांति है वो सरसों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है ये प्रचलित है कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। कृषि सूखा को परिभाषित किया गया है किससे? निम्न मृदा आर्द्रता से। जब मृदा में आर्द्रता नहीं रहती है तो उसे कृषि सूखा कहा जाता है। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा होती है कितनी? 75 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, तो उसे शुष्क भूमि की खेती कहा जाता है। भारत गेहूं, कपास, दलहन और गन्ना में से जिस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आयातक भी है वो कौन है? दलहन। ठीक है, जूट, ज्वार, गन्ना और मूंगफली में से नगद फसल नहीं है तो ज्वार है, ये नगद फसल नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, हमारा जो भारत का भूगोल था वो इस वीडियो में पूरा समाप्त हो गया है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, आप उनको भी देखिए और साथ में इसको देखिए, तो जो आपका भारत का भूगोल है वो पूरा आपका हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कोई सजेशन हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। और चाहे अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। चलिए फिर दोस्तों, धन्यवाद।